मैं अपने पति के साथ बाजार में खड़ी थी। खूब सजी सवरी थी। मेरे सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी आता दिखाई दिया। मुझे लगा कि वह मेरी तरफ ही चलता आ रहा है। मैं तो एकदम से डर ही गई थी। लेकिन वह उस बगल के खड़ी लड़की के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। मैं तो सोचने लगी कि कहीं मेरी अतीत का कोई ग्राहक तो नहीं, लेकिन मैं बाल बाल बची थी। तब पति ने मुझे सोच में देखा तो उसके बारे में मुझसे पूछने लगा। मैंने अपने पति को सब कुछ बताना। मेरा नाम कामिनी है। मैं 20 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ और जो सेठ ने किया मेरे साथ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन धोखे से मेरे साथ। उस रात सेठ ने नशा देकर मेरे साथ। मेरे माता पिता गरीब थे। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी और घर का खर्च निकालती थी। मेरे माता पिता ने अपना पेट काट कर मुझे पढ़ा रहे थे और मुझे शहर के एक स्कूल में दाखिला दिलवाया था। उनका सपना था कि मैं भी पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाऊं। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं घर में आने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरे सामने एक कार आकर रुकी। उस कार में एक अधेड़ उम्र का आदमी था और वह मुझसे बोला कि बेटी क्यों खड़ी हो। मैंने कहा आपको क्यों बताऊं। वह फिर बोला कि बेटी तुम्हारा घर कहाँ है। मैंने कहा कि देवनगर। मुझे भी देवनगर ही जाना है। मुझे रास्ता नहीं पता। आप मेरे साथ कार में बैठो, हम साथ ही चलते हैं। उस आदमी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उसके कार में नहीं बैठी तो वह ज़बरदस्ती मुझे कार में बैठा दिया और कार बहुत तेज़ी से चलाने लगा। इतना तेज़ कि सड़क भी धुंधला दिखाई दे रहा था। कार को दूसरी तरफ अनजान जगह पर जाते मैं चीखती चिल्लाती रही। मैं हैरान से बोली, मुझे आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे जाने दो। फिर वह आदमी ने बहुत प्यार से कहा कि हम तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। देवनगर जाना था ना, इसलिए तुमको साथ में ले लिए। लेकिन आपको देवनगर जाना है, पर आप तो कार नहीं और कहीं और ले जा रहे हैं। यह कहीं और का रास्ता है। बेटी मुझे ज़रा काम याद आ गया। मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। उस कार में और 2 लोग थे। मेरी आधी बातें पूरी होने से पहले ही वह आदमी बोला। उस आदमी की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखी। वह दोनों आदमी मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। तभी कार दूसरी दिशा में जाते देखा। मैं बोली, अंकल यह तो देवनगर जाने वाला रास्ता नहीं है। बेटी हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, उससे पहले हम तुम्हारे से एक बात करना चाहते हैं। हम कोई गैर नहीं हैं। हम तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अच्छी तरह से जानते हैं। एक दिन हम तुम्हारे घर आए थे तो तुम्हें अपनी सहेली से बातें करते सुना था कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें किसी फिल्म में हीरोइन का रोल दिलवा सकते हैं। तब दुनिया भर में तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे पास इतनी दौलत हो जाएगी कि तुम अपने माता पिता के सारे सपने पूरा कर सकोगी। हीरोइन बनने के बाद तुम अपने माता पिता से मिलने ज़रूर जाना, तो सोचो कि वह कितने खुश होंगे। कुछ दिनों बाद तुम्हें फिल्म में रोल मिल जाएगा। तब तक तुम्हें अपने माता पिता से दूर रहना होगा। मैं सच में हीरोइन बनना चाहती थी। अखबारों और टेलीविज़न के खबरों में और चैनलों में मेरा नाम का चर्चा होगा। माँ बाप की इज्जत बढ़ जाएगी। उस पुराने मकान की जगह एक आलीशान बंगला होगा। सब उसी में रहेंगे। बेटी क्या सोच रही हो? उस आदमी ने बोला। तब मैं अपने ख्वाबों से बाहर आई। उस आदमी के सवाल ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैंने सोचा कि यह आदमी मेरे पापा का दोस्त है तो मुझे तो सच में हीरोइन बनाएगा। अंकल मैं फिल्म में हीरोइन बनने को तैयार हूँ। 2-3 घंटे से सफ़र के बाद वह कार शहर के दूर एक इलाके में पहुंच गई। मुझे तो इस जगह के बारे में पता ही नहीं था। कार से उतरकर वो दोनों आदमी मुझे लेकर एक मकान में आए और दरवाजे को बजाया तो एक मोटी औरत बाहर आई। वहाँ का माहौल देखकर मैं तो चौंक गई, क्योंकि
यह तो कोठा है। मेरी उम्र 15 साल की थी। मुझे इतना समझ थी कि उस आदमियों ने मुझे धोखा दिया है और वह आदमी मुझे उस औरत को दे दिए। और औरत मेरे पास आई और बोली, बेटी तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना है, उसके बाद हम तुम्हें फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे। एक आदमी, दोनों वहाँ से चले गए। दीदी ने मुझे वहाँ रहने का इंतजाम एक अलग कमरे में कर दिया। वहाँ सुख सुविधा तो सभी थी, पर मुझे सब समझ आ रहा था। मैं बहुत डरी रही थी। मुझे वहाँ का माहौल घुटन भरा लग रहा था। मैं अपने माँ बाप के बारे में सोच रही थी। वह लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे और मैं अपने घर जाना चाहती थी, पर यहाँ से जाना बहुत मुश्किल था। 3 दिन के बाद दीदी मुझसे बोले कि आज हम तुम्हें एक फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे। मैं तो सोच शायद सच में मुझे हीरोइन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह जो भी बोले सब कुछ करने को तैयार थी। कुछ देर बाद एक कार आई, उसमें 2 आदमी बैठे थे। दीदी कहने पर मैं उस कार में बैठ गई। 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं एक आलीशान कोठे पर पहुंची गई। वहां के आदमी मुझे कमरे में ले गए। उस कमरे में एक आदमी बैठा था। उसे वहां के लोग सेठ जी कह रहे थे। मुझे उस कमरे में छोड़कर वो दोनों आदमी बाहर निकल जाते समय उसमें से एक मुझे कहा कि यह सेठ जी हैं, तुम्हें यही फिल्म बनाने को देंगे। सेठ जी ने मुझे कुर्सी पर बैठाया। इंटरव्यू लेने का दिखावा करते हुए वह मुझे कुछ सवाल पूछने लगे। इसी बीच एक आदमी शरबत के 2 गिलास लेकर वहां पर आया। एक गिलास सेठ जी ने पिया और दूसरा गिलास मुझे पीने को दिया। शरबत पीने के बाद मुझ पर बेहोशी छा गई। मुझे जब होश आया तो मैं अपने सामने सेठ जी को मुस्कुराते हुए देखा। मैं दर्द के मारे कराह रही थी। मेरे साथ धोखा हुआ था। मैं चीखती चिल्लाती बोली, मैं तुम सबको देख लूँगी। मुझे सेठ ने बर्बाद कर दिया था। तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। मैं गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। तुम फिल्म में हीरोइन बनना चाहती थी, तो देख लो अपनी फिल्म। यह कहकर सेठ कंप्यूटर में एक वीडियो दिखाया। वह देखकर मैं तो सुन्न रह गई थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस फिल्म में सेठ ने तो मेरी इज्जत के साथ खेलते दिखाई दिया और मैं भी सुन पड़ गई थी। वैसे तो यह फिल्म हम किसी को नहीं दिखाएंगे। अगर तुमको हमारी शिकायत पुलिस से की तो हमें तुम्हारी फ़ोटो और वीडियो इस दुनिया में सभी लोगों के पास पहुंचा देंगे। कंप्यूटर बंद करते हुए सेठ बोला। मैं इस घटना से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वो दोनों आदमी मुझको दीदी के पास लेकर गए। मैं गुमसुम रहने लगी और ना कुछ खाती और ना किसी से बात करती थी। बस मैं अपने घर जाना चाहती थी और अपने माता पिता से मिलना चाहती थी। यह दुनिया बहुत गंदा है। एक दिन दीदी ने मेरे कमरे में आकर बोली, देखो यहाँ जो भी लड़की आती है वह अपनी इच्छा से नहीं आती। वह कुछ दिनों तक तुम्हारी तरह गुमसुम रहती है, बाद में खुद को संभाल लेती है। इस दलदल में जो भी एक बार पहुंच गया वह वापस नहीं जा सकती। अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो तुम्हारा समाज तुम्हें अपनाएगा नहीं। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहीं के समाज में रहने का मन बना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे अपने घर जाने के लिए बनाया हुआ मन भी बदल गया, लेकिन अपने माँ और पापा के लिए मैं बहुत रोई। फिर दूसरे दिन दीदी ने मुझे कार में बैठाकर दूसरे आदमी के पास भेज दिया और वह उसी तरह से मुझे भी इधर उधर भेजने लगी। मैं अपनी इज्जत को बचा ना पाती और मैं खुद इनको ही अपनी किस्मत मान ली। एक दिन दीदी ने मुझसे कहा कि तुझे अब इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी समय हो भी गया है। अब मैं तुझे एक नया काम सिखाऊंगी। नया काम? मैं चौंक कर बोली, मतलब काम? कैसा काम?
मतलब यह है कि अब तुम्हें किसी सेठ के पास नहीं जाना है, तुझे यहीं दुकान में ही रहकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचना है। यही मकान तुम्हारे धंधे की दुकान है। दीदी ने कहा, जैसे शोरूम में अलग अलग डिजाइन के कपड़े सजाए रखे जाते हैं, वैसे ही तुम्हें यहाँ सज धज कर आधों कपड़ों में रहना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से गुजरने वाले मर्दों को ललचाया नज़रों से देखना है। दीदी के समझाने पर मैं समझने लगी, यहाँ रहने वाली सभी लड़कियाँ इस शोरूम की चीज़ है। उसमें रखी चीज़ों को ग्राहक देखकर पसंद करता है, खरीद करने के बाद वह चीज़ उसी की हो जाती है। हम एक ऐसी सामान है जिससे उन्हों ग्राहक कुछ देर के लिए खरीद कर मज़ा लेकर चला जाता है। शरीर के भूखे दरिंदे हमारे पास आकर अपनी भूख मिटाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा दिल किसी एक के लिए धड़के, वह एक हो, वह हम पर ही मर मिटने को तैयार हो। हम भी समाज के रिश्ते के डोर में बंधे पिंजड़े में बंद पंछी की तरह हैं। मैंने सोच लिया कि मैं दीदी का भरोसा जीतकर इस दुनिया से बाहर जाकर रहूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस कोशिश में मेरी जान ही तो चली जाएगी, लेकिन इस जिस्म के शोरूम के चीज़ बनने और रहने से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूं। मैंने दीदी को भरोसे में ले लिया। अपने बर्ताव और अपने काम से मैंने दीदी पर अमल जमा लिया। दीदी को यकीन हो गया कि मैंने खुद को यहाँ के दुनिया में ढाल लिया है। एक दिन मौका देखकर मैं वहाँ से भाग गई और ट्रेन में बैठकर अपने घर चली गई। इतने सालों बाद मुझे देखकर मेरे भाई चौंक गए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे माता पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने भाई विनोद और बहन के साथ रहने लगी। मैं अपनी सच्चाई यह सोचकर छुपाई कि पता नहीं यह मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे, कहीं मुझे अपने घर से ना निकाल दें। मेरे भाई विनोद एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक वीरेंद्र नौजवान था। एक दिन वह विनोद के जन्मदिन की पार्टी में मेरे घर आया। विनोद ने उसे मुझसे परिचय कराया। उसने मुझे देखते ही पसंद करने लगा। मैं बहुत खूबसूरत थी और अभी मेरी उम्र 20 साल की थी। धीरे धीरे रविंद्र और मेरे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वह मुझसे मन ही मन पसंद करने लगा। एक दिन रविंद्र ने मेरे भाई विनोद से मेरा हाथ मांगा। फिर भाई ने भी मेरी शादी रविंद्र से कर दी। रविंद्र और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ शहर में रहने लगी। एक दिन रविंद्र की कंपनी में मीटिंग चल रही थी। रविंद्र को याद आया कि उसकी फाइल तो घर पे ही छूट गई है। रविंद्र ने सुपरवाइजर प्रदीप को फाइल लेने को भेज दिया। अब जब प्रदीप ने दरवाजे को खटखटाया, थोड़ी देर बाद मैं बाहर आ गई। मुझे देखकर बोला, तुमने मुझे पहचाना? मैं बोली, नहीं, वहाँ मैं तुम्हारे पास कई बार आया था। क्या तुमने दूसरा काम शुरू कर दिया है? मेरे बॉस के घर में? कैसे? प्रदीप की बात सुनकर मैं चुप रही। प्रदीप मुझे बाहों में भरने की कोशिश करने लगा, पर मैं उसे अपने पास से हटाई। मेरे सामने वह खड़ा था। मैं उस पर चिल्लाई तो फिर उसने बोला कि जानो, मैंने तुम्हें कई बार प्यार किया है। आज यहाँ तुम और मैं ही तो हैं, तो मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमको मुझसे तमीज़ से बात करनी होगी। लेकिन वह हंसकर बोला कि मैं सबको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैंने कहा कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हो तो मैं जब चाहूँ तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें यह काम आज और अभी से करना होगा। जिस दिन तुमने मेरा कहना नहीं माना, मैं तुम्हारी पूरी कहानी साहब को बता दूंगा। मैंने उसके गल पर एक थप्पड़ मारा और अपने घर से बाहर निकाल दी। जब रात में मेरा पति आया तो बेहिचक
मैंने उसको सब कुछ बता दिया, अपनी अतीत का राज सब कुछ खोल दिया। मेरे पति ने मुझे बोला कि तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम्हें तो धोखे से इस दलदल में भेजा गया था, तुम डरो मत। फिर मेरे पति ने प्रदीप को नौकरी से निकाल दिया और जो मुझे सबसे पहले इस दलदल में लेकर आया था, उस आदमी को मेरे पति ने पुलिस की मदद से पकड़वाने लगा। मेरे भाइयों को भी मेरे अतीत के बारे में पता चल गया तो वह मुझसे मिलने आए और वह मुझे हिम्मत दिए। मेरे पति बहुत पैसे वाले थे, इसलिए पुलिस वाले ने भी मेरे पति की कई अनसुनी आदमी को पकड़ लिया और मैं उन्हें पहचान ली। तब पुलिस वालों ने पूछताछ से पता चला कि वह लड़कियों का व्यापार करते हैं, लड़कियों को बला फुसलाकर इस दलदल में और कोठे पर भेज देते हैं। पुलिस ने उस कोठे पर भी छापेमारी की। बहुत से लड़कियों को पुलिस वालों ने उसके घर पहुंचा दिया। मैंने भगवान को बहुत धन्यवाद किया कि मेरी दुनिया उसने उजड़ने से बचा लिया और मेरे पति को भी मुझ पर विश्वास था कि मैं कभी गलत लड़की नहीं हूँ। मैंने अपने पति को बहुत शुक्र अदा किया। मेरे पति बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि मैं उनको सब सच्चाई बताती थी। क्या मैंने अपने पति को सारी सच्चाई बता के सही किया था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।